नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गुप्त वंश यानी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में गुप्त वंश यानी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। दोस्तों गुप्त वंश को कला कला साहित्य विज्ञान आदि का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों गुप्त काल को कला साहित्य विज्ञान आदि का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त हैं, और श्रीगुप्त के बाद आता है इनका पुत्र आता है घटोत्कच। याद रखें दोस्तों इन श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में इतना कुछ विशेष नहीं है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त, फिर आते हैं भानुगुप्त, फिर आते हैं विष्णुगुप्त जो कि अंतिम शासक हुए हैं। याद रखें दोस्तों अंतिम शासक की बात की जाए तो गुप्त वंश के अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। इन सब के बारे में आगे डिटेल से जानने वाले हैं, याद रखेंगे। तो अब आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में दोस्तों इतना विशेष कुछ नहीं है। और इन दोनों के बाद कौन आते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं घटोत्कच के बाद, जिनका शासनकाल दोस्तों 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। किनका दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का। और इनको दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखें दोस्तों चंद्रगुप्त 319 से लेकर 350 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे, और इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और गुप्त काल में अपधर्म की अवधारणा प्रचलित थी। दोस्तों गुप्त काल में यानी अपधर्म की अवधारणा प्रचलित थी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों आपातकाल के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का कार्य कर सकता है। यानी गुप्त काल में एक नीति चलती थी, नीति यानी अवधारणा प्रचलित थी अपधर्म की। इसका अर्थ होता है दोस्तों यानी आपातकाल के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का कार्य कर सकता है। याद रखेंगे। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। याद रखेंगे। यानी गुप्त वंश में दोस्तों अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं तो समुद्रगुप्त से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। याद रखें दोस्तों समुद्रगुप्त से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त ने यानी इसने नेपाल, मध्य एशिया, असम आदि को जीता था, जिस कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नेपाल, मध्य एशिया, असम आदि क्षेत्र को जीता था, इसी कारण इनको नेपोलियन कहा गया है। याद रखेंगे। और इसे 100 युद्धों का विजेता, धरणीबंध, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये इनके अन्य नाम है जिनको जिन अन्य नामों से इनको जाना जाता है। और इसके बारे में जानकारी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। याद रखें दोस्तों इसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। याद रखें दोस्तों इसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा की बात की जाए तो गरुड़ मुद्रा थी, जो कि इसके राज्य के प्रतीक चिन्ह भी थी। याद रखें दोस्तों। यानी समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी कराई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा की बात की जाए तो गरुड़ मुद्रा थी, जो कि इसके राज्य की प्रतीक चिन्ह भी रही है। याद रखेंगे। अब ऐरण अभिलेख से इसकी पत्नी का नाम, यानी ऐरण अभिलेख था दोस्तों, इसकी पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है। और इसने दक्षिण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी। याद रखें दोस्तों दक्षिण मोक्ष अनुग्रहण की नीति अपनाई थी किसने दोस्तों समुद्रगुप्त ने। अब समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जो कि 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक गद्दी पर रहते हैं दोस्तों। यानी समुद्रगुप्त के दोस्तों 2 पुत्र थे, पहले थे रामगुप्त यानी बड़े बेटे रामगुप्त थे, और दूसरे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय न आकर रामगुप्त आए थे, और रामगुप्त एक कमजोर शासक साबित हुए थे, और उनके बाद
चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गद्दी पर आए थे, जो कि 375 ईस्वी से लेकर जो है 415 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहे थे, याद रखेंगे। अब इसके शासनकाल को जो है स्वर्णकाल जो है कहा गया है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को जो है स्वर्णकाल जो है कहा गया है। इसे देवगुप्त, परम भागवत, शाकाहारी एवं साम्राज्य विस्तार के कारण जो है विक्रम जो है कहा गया है, याद रखें दोस्तों। क्या कहा गया है? तो इनको जो है देवगुप्त, परम भागवत, शाकाहारी एवं साम्राज्य विस्तार के कारण जो है इनको विक्रमादित्य की उपाधि जो है दी गई थी। इसकी पहली राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी की बात की जाए तो उज्जैनी दूसरी राजधानी थी। इसी के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाहान भारत आया था, याद रखेंगे दोस्तों। यानी पूछा जाए कि चीनी यात्री जो है किसके समय भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है आया था फाहान, जो कि एक चीनी यात्री था। इसके एवं अकबर के शासनकाल में ही दोस्तों नवरत्न रहते थे दोस्तों। जिस प्रकार अकबर के शासनकाल में जो है यानी अकबर के दरबार में जो है नवरत्न यानी 9 रत्न जो है रहते थे, उसी प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है दोस्तों 9 रत्न जो है रहते थे। अब इसके शासनकाल में जो है दोस्तों सभी लोग जो है शाकाहारी थे, और दिल्ली में जो है मेहरौली का लोह स्तंभ इसी ने बनवाया था, याद रखें दोस्तों। दिल्ली में जो मेहरौली का लोह स्तंभ है वह इसी ने जो है बनवाया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने जो है महेंद्र आदित्य की जो है उपाधि धारण की थी, और इसे शरतकालीन सूर्य भी जो है कहा गया था, याद रखें दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम को जो है शरतकालीन सूर्य के नाम से भी जो है जाना जाता था गुप्त काल में। इसने अपने सिक्कों पर जो है दोस्तों मयूर जो है छपवाया था, यानी मयूर आकृति के जो है सिक्के किसने चलवाए थे? तो मयूर आकृति के सिक्के चलवाए थे कुमारगुप्त प्रथम ने। अब आते हैं दोस्तों भानुगुप्त के, यानी भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से जो है 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा के बारे में जो है जानकारी मिलती है। यानी 510 ईस्वी में जो है दोस्तों सती प्रथा जो है प्रचलित थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है भानुगुप्त हुए हैं, जो कि एक गुप्त वंश के शासक हैं। इनके ऐरण अभिलेख से जानकारी मिलती है सती प्रथा की, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों विष्णुगुप्त। दोस्तों विष्णुगुप्त जो है इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसने जो है 46 बार जो है हुणों को हराया था, याद रखें दोस्तों। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक हुए हैं, और इनके समय जो है हुणों ने जो है 46 बार भारत पर जो है आक्रमण किया था, और इनको जो है 46 बार जो है हराया था किसने? विष्णुगुप्त ने, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।